हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 नवंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि 9 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल जगुआर डे के रूप में मनाया जाता है। और देखिए आज के कुछ कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 29 नवंबर को यूपी गीडा स्थापना दिवस के मौके पर 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ करेंगे। 6139 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता खुलेगा। और वहीं राजस्थान में अब पल्स पोलियो अभियान के बाद आज से ही विटामिन ए कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। 9 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। 29 नवंबर आज से ये अभियान शुरू होकर अगले महीने 29 दिसंबर तक चलेगा। और वहीं दिल्ली और राजस्थान जैसलमेर के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी है। आज 29 नवंबर से ही इस रूट पर नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत होने जा रही है। अच्छा, वैसे रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कई ट्रेनें दौड़ने जा रही हैं। 200 नई वंदे भारत ट्रेनें और 50 नई रैपिड रेल परियोजना को भी केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय उद्योग परिसंघ और अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन दोनों मिलकर रेलवे क्षेत्र में काम करेंगे, जिससे रेल यात्रियों के लिए यात्रा को और भी आसान और सुगम बनाया जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के 61% हिस्से में भूकंप का बड़ा खतरा मंडराया हुआ है। भूवैज्ञानिकों की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई। नया सिस्मिक जोन मैप देख करके भारत के वैज्ञानिक भी दहल गए। विनीत गहलोत, जो कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। और इस डेटा के मुताबिक दोस्तों, हमारे भारत में नया भूकंप मैप जो जारी किया गया, जिसके अनुसार दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तराखंड के देहरादून और ऋषिकेश समेत पूरे हिमालयन जोन पर, हिमालय क्षेत्र पर भूकंप का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। भारत ने नया भूकंप खतरे का ये नक्शा जारी किया है और अभी हमारे देश का 61% हिस्सा इस भूकंप के प्रभावित खतरे वाले एरिया में आता है। ये तस्वीर में देख सकते हैं आप, हिमालयन जोन के नीचे 3 बड़ी दरारें यानी फोल्ट हैं। यही वजह है कि इस एरिया में भूकंप का ये बड़ा खतरा मंडराया हुआ है ना। ये जो रेड जोन आप देख पा रहे भारत के नक्शे में, यहाँ डेंजर ज्यादा है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत ने चीन के खाद रोकने की करतूत का करारा जवाब दिया। चीन ने हाल ही में भारत के लिए जो किसानों के खेती में काम आने वाला खाद होता है, उर्वरक, उसके निर्यात पर जो रोक लगाने की बात कही है। तो ऐसे में फर्टिलाइजर सप्लाई की बाधा आशंका के बीच भारत भी किसानों के लिए उर्वरक की जरूरतों को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। और इसके लिए भारत सरकार ने एक विकल्प देश की तलाश भी कर ली है। अब अगर चाइना भारत को खाद नहीं देगा, तो अब भारत मोरक्को से खाद मंगवाने की, उर्वरक सप्लाई की चर्चा किए हैं। और इस बारे में हाल ही में विदेश मंत्रालय के सचिव की बैठक भी हुई। तो अब चाइना के भरोसे नहीं रहेगा हमारा इंडिया, है ना। हाल ही में भारत और मोरक्को के बीच 40 से ज्यादा समझौते भी हुए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि रोजगार के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा। बीते महीने अक्टूबर में 20% कम हो गई फॉर्मल जॉब ग्रोथ की रफ्तार। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उल्टे सीधे फैसलों की वजह से जो वैश्विक मंदी का माहौल छाया हुआ है, इस बीच भारत के लिए भी चिंता की बात है कि फॉर्मल जॉब ग्रोथ में 20% तक की गिरावट देखने को मिली है। अलग अलग कैटेगरी में नौकरियों में ये गिरावट हुई है, देख सकते हैं आप। हालांकि भारत की जीडीपी को लेकर एक अच्छी खबर आई कि अमेरिका के टैरिफ का वार भी जेल गई जीडीपी की रफ्तार। जी हाँ, भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में 8.2% तक बढ़ी है। पिछली 6 तिमाहियों में सबसे मजबूत और ताजा आंकड़े जारी हुए हैं सकल घरेलू उत्पाद भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर, जो कि भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। भले ही इन बीते 3 महीनों में अमेरिकी टैरिफ का दबाव देखने को मिला, फिर भी भारत की जीडीपी पिछले महीनों की तुलना में भी और अच्छी बढ़ी है। पिछली 6 तिमाही में सबसे ज्यादा अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। इस बार इस तिमाही में मतलब आम आदमी ने ज्यादा पैसा खर्च किया, फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन भी बढ़ा, तो ऑल ओवर देश की जीडीपी इकोनॉमी को बूस्टअप मिला है। तो दोस्तों, जीडीपी ग्रोथ के इन आंकड़ों पर पीएम मोदी ने भी खुशी जताई और कहा कि 8.2% रहना उत्साहजनक है। सुधारों को और आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे। रूसी राष्ट्रपति के भारत आने की तारीख तय हो चुकी है। जी हाँ, अगले महीने या यूं कहिए अगले सप्ताह कुछ ही दिन बाद 4 और 5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। इस दरमियान रशिया और भारत के बीच रक्षा, व्यापार समेत कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। 4 दिसंबर को आएंगे भारत, जो 5 तारीख को भी यहीं रुकेंगे। रूस यूक्रेन जंग के बाद व्लादिमीर पुतिन का यह पहली बार भारत दौरा होने जा रहा और इस दरमियान रूसी तेल और S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भी बातचीत होने की संभावना है। तो पुतिन अगले महीने 2 दिन भारत दौरे पर आ रहे हैं ना। 2022 के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा होगी। तो इससे भारत और रूस की दोस्ती और भी गाढ़ी होगी। पुतिन यात्रा में 3 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होने के आसार हैं। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण मुद्दे पर संसद में बहस करने की मांग की और कहा कि मोदी जी आप चुप कैसे रह सकते हैं। राहुल गांधी बोले कि दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर पीएम मोदी चुप क्यों हैं? माएं मुझसे कहती हैं कि बच्चे जहरीली हवा में बड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। और कहीं न कहीं ये बहुत ही अच्छी बात कही है उन्होंने वाकई में, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर समस्या है देश की। तो इसको लेकर संसद के सदन में, भवन में पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच चर्चा होनी ही चाहिए, राइट। और देखिए, प्रदूषण पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो कि अब देश की राजधानी से भी लोग पलायन करने लगे हैं। जहरीली हवा ने 80% लोगों को बीमार कर दिया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर यह डरावनी रिपोर्ट सामने आ रही है कि राजधानी में 79% लोग जो हैं दिल्ली एनसीआर छोड़ने की सोच रहे हैं। जरा देखिए आप। और 80% लोग दिल्ली एनसीआर में स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं जो वहां रहते हैं। प्रदूषण की वजह से उनका हेल्थ, उनका
उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो रहा है, जरा देखिए। और वहीं खबर आ रही कि दिल्ली में पुरानी सोसाइटियां बनेगी हाई राइज, डीडीए ने बढ़ाया एफएआर, मेट्रो कॉरिडोर के पास बन सकेगी 7 से 8 मंजिला इमारतें भी। डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण का ये प्लान है। और वहीं दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में फिल्म 120 बहादुर को टैक्स फ्री कर दिया है। फरहान अख्तर की ये मूवी है, तो आज से दिल्ली में टैक्स फ्री हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की, उनके फैसले पर एक्टर और प्रोड्यूसर ने भी आभार जताया। और न सिर्फ दिल्ली प्रदूषित है, बल्कि देखिए बिहार में भी पटना समेत 11 शहरों की हवा प्रदूषित हुई। 323 पहुंचा AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। ये देख सकते हैं आप, बिहार के भी अलग अलग शहरों का AQI अभी कितना गंभीर श्रेणी में चल रहा है ना। चलिए अगली खबर देखिए। आधार कार्ड में अब आप घर बैठे ही मोबाइल नंबर बदल सकेंगे। आधार के मोबाइल ऐप पर OTP और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए हैंड टू हैंड आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। किसी भी डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं होगी, सिंपली बायोमेट्रिक और मोबाइल पर OTP के जरिए आप आधार में ये मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे। ये देख सकते हैं आप, इसको लेकर ऑफिशियली उदय की तरफ से ट्वीट भी किया गया इस बारे में। और ये फैसिलिटी इसलिए शुरू की गई है क्योंकि जो सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, अक्सर उनको आधार OTP वगैरह की समस्या आती है। तो फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट भी घर बैठे अब आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे, है ना, दिक्कत नहीं होगी आधार सेवा केंद्र पर जाने की या ई-मित्र वगैरह पर जाने की। और वहीं सरकार की एक और नई पहल देखिए, नेट बैंकिंग 2.0 से ऑनलाइन पेमेंट्स भी आसान होंगे। QR कोड से भी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। फ्रॉड रोकने के लिए अब इंटरनेट ऑनलाइन नेट बैंकिंग में भी AI का इस्तेमाल होगा। दरअसल NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत बिल पे ने नेट बैंकिंग सिस्टम 2.0 लॉन्च किया है और इस पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का नाम बैंकिंग कनेक्ट है। ये नेट बैंकिंग के पेमेंट्स को आसान बनाएगा। अभी आपको पता होगा नेट बैंकिंग के जरिए अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो IMPS, RTGS इस तरह से पेमेंट करना पड़ता है, राइट। जबकि UPI में अपन सिंपल UPI ID QR कोड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो अब NPCI ये प्लान बना रहा है कि QR कोड का पेमेंट का ऑप्शन नेट बैंकिंग में भी अवेलेबल करवाया जाए, जिससे सिंपल आप QR कोड के जरिए भी पेमेंट कर पाएंगे, है ना, बैंकिंग कनेक्ट इस्तेमाल करने के साथ ही। चलिए अगली खबर देखिए। सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा है कि सोना 534 रुपए महंगा होकर 1,26,591 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी 1692 रुपए महंगी हुई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 1,64,359 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। इसी साल गोल्ड 50,500 रुपए महंगा हुआ है, जबकि सिल्वर 78,000 रुपए तक महंगी हुई है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भगवान प्रभु श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। गोवा के पर्तगाली में ये प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई गई है, दिव्य, भव्य और मनमोहक। इस श्री राम की प्रतिमा की खासियत ये है दोस्तों कि ये दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति बताई जा रही है और इसका निर्माण भी उन्होंने ही किया है जिन्होंने गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी ना, रामलाल सुतार द्वारा ही निर्मित है ये। गोवा के अलावा PM ने कर्नाटक राज्य का भी दौरा किया बीते दिन। कर्नाटक में 1 लाख लोगों के साथ गीता पढ़ी, श्री कृष्ण मठ में सोने का कलश भी चढ़ाया और यहाँ गोवा में 77 फीट श्री राम प्रतिमा का अनावरण भी किया। आप भी घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए ये प्रतिमा के। भगवान राम की कृपा दृष्टि, कृपा आशीर्वाद हमेशा आप सबके जीवन पर बना रहे। मेरी तरफ से हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं आप सबके लिए। और चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर जो कनाडा में फायरिंग मामला हुआ था आपको पता होगा, तो उसके मुख्य आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से इसको पकड़ा। कॉमेडियन के कैफे पर 3 बार गोलियां चलाई थी इसने। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड में 14 जनवरी से होगा अर्ध कुंभ। 4 शाही स्नान समेत 10 मुख्य स्नान की तिथियां भी तय हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और 13 अखाड़ों की बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया। हालांकि ये 14 जनवरी तारीख 2026 की नहीं है बल्कि 2027 की है। उत्तराखंड में जो 2027 में महाकुंभ की तरह अर्ध कुंभ होना ना, तो उसकी तारीखें तय हुई है। हरिद्वार में होने वाला ये भव्य आयोजन 14 जनवरी से शुरू होगा और 20 अप्रैल को खत्म होगा। 97 दिन तक चलेगा ये अर्ध कुंभ का कार्यक्रम, जिसमें 10 प्रमुख स्नान शामिल किए गए हैं। ये देख सकते हैं आप अर्ध कुंभ 2027 स्नान की प्रमुख तिथियां क्या रहेगी। तो जो लोग महाकुंभ में नहीं जा पाए हैं वो भी इस कुंभ का दौरा कर सकते हैं और यहाँ स्नान कर सकते हैं इन तिथियों पर, ठीक है ना। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। सरकार अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए। अवंतीपोरा में सर्च ऑपरेशन में आतंकियों का मददगार भी अरेस्ट हुआ। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो जानकारी मिलते ही भारतीय सेना के जवानों ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन देर रात तक चल रहा है। और इस बीच देखिए दोस्तों, हमारे देश के CDS अनिल चौहान यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चौहान बोले कि हर दिन बदल रहे हैं युद्ध के तरीके। भारतीय सेना को भी फ्यूचर वॉरफेयर के मुताबिक तैयार करना होगा, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो नए CJI बने जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए मैं आधी रात तक बैठ सकता हूँ। जस्टिस सूर्यकांत बोले कि मैं यहाँ सबसे छोटे व्यक्ति के लिए हूँ, मेरी कोर्ट में कोई लग्जरी केस नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीबों को न्याय दिलाना ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए वो आधी रात तक भी कोर्ट बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। वहीं देखिए बीते दिन छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में DGP IG कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 थानों को सम्मानित किया। गाजीपुर थाने को बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला। PM मोदी भी रायपुर पहुंचे। इंटरनल सिक्योरिटी पर बनाई गई रणनीति भी। चलिए खबर आ रही कि हरियाणा रोहतक MDU पीरियड्स केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र
सरकार और हरियाणा सरकार दोनों गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच बोली कि कर्नाटक में तो अभी लड़कियों को, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी दे रहे हैं, तो अन्य जगहों पर क्यों नहीं है। तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से जवाब भी मांगा है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा राज्य में वेरिफिकेशन के चक्कर में अटकी ट्रांसफर पॉलिसी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से ज्यादा पेंडेंसी चल रही है। रिमाइंडर भेजने के बाद भी अफसर सुन नहीं रहे हैं। हरियाणा में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर विभाग गंभीर नहीं दिख रहे हैं और यही वजह है कि डेटा वेरिफिकेशन अपडेट नहीं हो पा रहा। और वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सली बोले कि देवजी को आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया, 50 साथी भी पकड़े गए। एमएमसी लीडर अनंत ने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के सामने हम भी सरेंडर करेंगे। हिडम्बा की मौत के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सरेंडर के मामले बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। ज्यादातर नक्सलियों को अब समझ में आने लगा है ना। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में पतंजलि घी के सैंपल जांच में फेल पाए गए। अधिकारी बोले कि ये सैंपल इतने खराब है कि ये घी खाने लायक भी नहीं है। इस जांच के बाद कंपनी पर 1,40,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के घी के सैंपल लिए गए जो कि जांच में फेल मिले हैं। देखिए ये खाद्य विभाग की ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आ रही है। कितनी बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों कि इतने बड़े ब्रांड की खाने पीने की चीजें भी शुद्ध नहीं है, मिलावटी है या खाने के लायक नहीं है। जरा देखिए आप। और वहीं खबर आ रही कि राजस्थान की तरह उत्तर प्रदेश में भी 14 दिसंबर से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान अगले महीने से। और आशा कार्यकर्ता और एएनएम कार्यकर्ता लिस्ट भी तैयार करेगी। घर घर जाकर बच्चों को 2 बूंद पोलियो की पिलाई जाएगी, है ना। चलिए कुछ चुनाव आयोग के एसआईआर मुद्दे से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। तो देखिए एसआईआर मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से मिले 10 टीएमसी सांसद भी। डेरेक ओब्रायन बोले कि ईसीआई के हाथ खून से रंगे हैं। हमने 5 सवाल पूछे, जवाब नहीं मिला। तो वहीं इधर उत्तर प्रदेश में एसआईआर के दौरान काम के कथित दबाव से 2 दिनों में 3 और बीएलओ की मौत की खबर है। और गुजरात में भी एक और बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। विपक्ष ने इस पर भी काम के दबाव का आरोप लगाया चुनाव आयोग पर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की घबराहट से एक और बीएलओ वर्कर की मौत हो गई। सर्वर ठीक से काम न करने की वजह से मानसिक दबाव में था ये। तो देखा जाए दोस्तों तो बीएलओ की मौतों के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान के बाद से ही, राइट। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि एसआईआर फॉर्म पूरी तरह से डिजिटल करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना लक्षद्वीप। चुनाव आयोग ने खुद ये बात की घोषणा भी की है। और वहीं दोस्तों कर्नाटक की राजनीति से भी खबर आ रही है कि कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री को लेकर विवाद चल रहा है, इस बीच सिद्धारमैया बोले कि शिव कुमार को नाश्ते पर बुलाया। हाई कमान ने मीटिंग करने को कहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कर्नाटक में सीएम पद के तकरार के बीच सुलह की कोशिशें तेज देखने को मिल रही है। दोनों नेताओं ने एक साथ नाश्ता भी किया। खैर नाश्ता पानी अपन भी करेंगे, खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सेन्यार चक्रवात के बाद अब बंगाल की खाड़ी में उठा एक और तूफान, जिसके चलते देश के 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कल 30 नवंबर तक ये चक्रवाती तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी तक पहुंच जाएगा, जिसका नाम है चक्रवात दित्वा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश इन सभी राज्यों के तटीय इलाकों की ओर ये चक्रवात तूफान आगे बढ़ रहा है। और इस चक्रवात दित्वा को देखते हुए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु भी शुरू किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने और तुरंत इमरजेंसी मदद मुहैया कराने के लिए ये नया ऑपरेशन शुरू किया गया है। क्योंकि देखिए चक्रवात दित्वा ने ऑलरेडी श्रीलंका में इतनी तबाही मचा दी है और अब जाकर ये दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ रहा तूफान। देखिए खबर, दित्वा चक्रवाती तूफान के चलते श्रीलंका में 90 लोगों की मौत हो गई। और इतनी तबाही के बीच भारत ने श्रीलंका के लिए मदद भी भेजी है, क्योंकि श्रीलंका भी आखिर भारत का पड़ोसी देश ही है। ऐसे में दोस्तों भारत में अलग अलग राज्यों के मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। तो देखिए राजस्थान के भी कई शहरों में बीते दिन बारिश देखने को मिली। मध्य प्रदेश में भी 1 दिसंबर से शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ और उत्तराखंड के चारों धामों में तापमान -10 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। देखिए राजस्थान में जयपुर, सीकर समेत 4 शहरों में बारिश देखने को मिली है। हालांकि राजस्थान के कई जिलों में बारिश की चेतावनी थी। अब आज से तो मौसम साफ होने लग जाएगा, लेकिन आज और कल से घने कोहरे का अलर्ट है। कोल्ड वेव की शुरुआत दिसंबर से होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों में एक साथ। एमपी में भी मौसम विभाग का कि नवंबर में ठंड ने यू टर्न लिया, दिन में गर्मी पड़ी, लेकिन 2 दिन बाद फिर से शीतलहर लौटने का अनुमान है। इधर हरियाणा में देखिए नारनौल की रात सबसे ठंडी रही। प्रदेश में औसतन तापमान में 1 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। और उत्तराखंड के चारों धामों में तापमान -10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब जगह पर इतनी कड़ाके की ठंड और बर्फ जम गई है कि तापमान माइनस में चल रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी हाड़ कंपाने वाली ठंड देखने को मिल रही है। 16 शहरों में 5 डिग्री से भी नीचे लुढ़का तापमान। कुछ जगहों पर तो यहाँ भी माइनस में चल रहा ताप वगैरह में। और इधर देखिए बिहार में आज से पछुआ हवाएं चलेगी, तो इस वजह से ठंड और बढ़ेगी। बिहार के भी 7 जिलों में अलर्ट है। पटना समेत 8 शहरों में घना कोहरा छाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर बिहार में अगले 3 दिन शुष्क रहेगा मौसम। 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी देखने को मिलेगी। हालांकि बारिश वगैरह की संभावना नहीं है। और उत्तर प्रदेश में देखिए पारा 60 डिग्री तक पहुंचा। इटावा, मेरठ सबसे ठंडे रहे। काशी, मिर्जापुर समेत 10 शहरों में कोहरा भी छाया। राजधानी लखनऊ में तो फ्लाइट्स भी लेट उड़ी थोड़ी। प्रदेश में कोहरे का सीधा असर देखने को मिला उड़ानों पर भी। कल शुक्रवार को 4 उड़ानें तो कैंसिल ही हो गई। वहीं
बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के चलते छत्तीसगढ़ राज्य में भी बारिश के आसार बन रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर संभाग में बौछारें पड़ सकती हैं और अगले 24 घंटों में ठंड और भी बढ़ेगी, है ना। बाकी और भी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। पंजाब में शीतलहर की चेतावनी, आंधी बारिश बिजली की चेतावनी है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में। और हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उड़ीसा वगैरह यहाँ कोहरा छा सकता है। बाकी दोस्तों आपके राज्य में भी ठंड वगैरह कैसी पड़ रही कमेंट करके बताएगा जरूर। चलिए और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है कि दक्षिणी थाईलैंड में भी भयानक बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। 145 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। देखिए जरा, बारिश से इतनी गंभीर स्थितियां चल रही हैं थाईलैंड में भी, है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में कारोबार फ्लैट रहा, लेकिन अभी शेयर मार्केट बीते 14 महीनों के ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के 2 संस्थापक गिरफ्तार हुए। ईडी ने 505 करोड़ की संपत्ति भी फ्रीज की, क्योंकि बैन के बावजूद गेमर्स के 43 करोड़ रोक रखे थे कंपनी ने। वहीं ट्रेडिंग फ्रॉड में 72 साल के भरत पाई ने 35 करोड़ रुपए गंवाए। ब्रोकर 4 साल तक फर्जी स्टेटमेंट भेजकर 18% मुनाफा बताता रहा, लेकिन 72 साल के बुजुर्ग बिजनेसमैन को इस कारण 35 करोड़ रुपए की ठगी हुई। मुंबई के रहने वाले हैं। और मार्केट लिस्टिंग पर खबर आ रही, सुदीप फार्मा का शेयर 23% ऊपर 730 पर लिस्ट हुआ। वहीं एप्पल कंपनी भारत में अपना 5वां स्टोर खोलने जा रही है। 11 दिसंबर को नोएडा के DLF मॉल में ओपनिंग होगी। और LIC ने ACC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 10% से भी ज्यादा कर दिया है। और वहीं मीशो के IPO पर खबर आ रही है कि प्राइस बैंड 105 से 111 तय हुआ। जल्दी आप इसमें पैसे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। 3 दिसंबर से ये खुल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। ई-कॉमर्स कंपनी है। 2015 में 2 दोस्तों ने अपार्टमेंट से शुरू की थी कंपनी और आज इसकी मार्केट वैल्यू 50,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। वहीं भारतीय शेयर बाजार पर भी एक बड़ी भविष्यवाणी आ रही है कि कल सोमवार को दिखेगा असर। मूडीज और एक्सपर्ट्स ने एक खास अनुमान लगाया है, तो भारत की GDP ग्रोथ रेटिंग का असर मार्केट पर देखने को मिल सकता है। और वहीं देखिए अब पायलटों को भी ट्रेंड करेंगे गौतम अदानी। ट्रेनिंग कंपनी FSTC की 72% हिस्सेदारी खरीदेंगे। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा है या नहीं, उनके बेटे ने मांगा सबूत। बहन नौरीन बोली कि पाकिस्तान में मुनीर का शासन हिटलर से भी बदतर हो रहा है। वहीं इधर चीन और जापान के बीच भी तनाव बढ़ा। प्रधानमंत्री से टिप्पणी वापस लेने की मांग पर अड़ा चीन। और पाकिस्तान ने 3000 मंदिर मिटाकर 3 लाख मस्जिदें खड़ी की। राम मंदिर धर्म ध्वजा पर जो पाकिस्तान ने टिप्पणी की थी, उस पर गिरिराज ने कुछ यूं पलटवार किया, गिरिराज सिंह ने। और देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि गरीब देशों के शरणार्थियों को मैं घुसने नहीं दूंगा। अमेरिका से प्यार नहीं करने वालों को भी निकालूंगा। रडार पर है 19 ऐसे देश जिनके नागरिकों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और वहीं देखिए UAE ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देना भी बंद कर दिया है। 70 से 80% आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। अपराध और भीख मांगने की घटनाओं के चलते अब ये सख्ती बरत रही है UAE सरकार। वहीं देखिए पाकिस्तानी नेता बोले कि गुजरात, हरियाणा और राजस्थान हमारे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर आपत्ति जताई पाकिस्तानी नेताओं ने। हाल ही में आपको बताओगे रक्षा मंत्री ने कहा था कि हो सकता है कि सिंध भी कल वापस आ जाए भारत में। तो उनके इसी बयान पर पाकिस्तान अब ये कटाक्ष कर रहा है कि ऐसे तो हम भी बोल देंगे कि वो राज्य हमारे हैं। देखिए जरा। और वहीं चाइना के हांगकांग में जो 3 बिल्डिंगों में बड़ी में आग लगी थी, इस घटना में अब तक 128 लोगों की मौत हो गई। 200 से ज्यादा अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 76 लोग घायल हो गए। क्रिमिनल एंगल से भी इसकी जांच शुरू हुई। 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक विवादित बयान भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब इंडियन शब्द इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। नेटिव अमेरिकन समूह ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध भी जताया। और वहीं देखिए भारत अमेरिका के बीच एक 8000 करोड़ रुपए के लगभग रक्षा सौदा भी हुआ है। भारतीय नौसेना को मिलेंगे MH-60R हेलीकॉप्टर। भारत अमेरिका के बीच तानातानी के माहौल पर यह अहम रक्षा समझौता हुआ है। इन बड़े हेलीकॉप्टर के रखरखाव में भी यूएस मदद करेगा। दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। वहीं इंडिया और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल डील भी फाइनल चरण में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री को प्रतिकृति भी दी इसकी। और अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास जो हमला हुआ था उसमें एक महिला सैनिक की भी मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। माँ, बेटा, बेटी, दामाद समेत 7 लोगों की 7 परिजनों की जान चली गई, जबकि ये खुद भी किसी के अंतिम संस्कार में ही जा रहे थे इनके परिचित के। लेकिन इनकी कार पर बजरी से लदा एक डंपर पलट गया। हालत ये हो गई कार की पिचक्कर 2 फीट रह गई कार भी। फिर बाद में क्रेन से डंपर को हटाया, जबकि बजरी को हटाने में तो कई घंटे लग गए। कार सवार सभी लोगों की जान चली गई। बहुत ही भीषण सड़क हादसा हुआ। और यूपी कानपुर में भी देखिए एक स्लीपर बस जलकर राख हो गई। ये बस अग्निकांड का एक और मामला देखने को मिला। हालांकि यहाँ तो 2 कांस्टेबलों ने अपनी जान पर खेलकर 43 लोगों को बचा लिया। बोले कि अगर 2 मिनट देरी करते तो कई लोग जिंदा जल जाते। इस साल आपको पता होगा बसों में आग लगने की कितनी ज्यादा घटनाएं देखने को मिली यार दोस्तों, हकीकत में, है ना। इस साल बहुत ही खराब रहा हादसों के हिसाब से देखा जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, कफ सिरप के अवैध कारोबार पर उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में 19 दवा फर्मों पर FIR दर्ज हुई। लाइसेंस रद्द करने के भी निर्देश जारी हुए हैं। वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी डॉक्टर आदिल की कुछ व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है। अस्पताल प्रबंधन के सामने गिड़गिड़ाया। विस्फोटक के लिए सैलरी से 8 लाख रुपए तक दिया इसने। और बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की जो प्रार्थना सभा हुई उसमें हेमा मालिनी नहीं पहुंची। शोक जताने के लिए उनके घर उन्होंने अलग से ये रखा, तो वहां भी पहुंचे सेलिब्रिटी। सोशल मीडिया पर काफी
सवाल भी उठाए गए इस सिचुएशन को लेकर। ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, अमेज भारत में होंडा की सबसे सेफ कार बनी। भारत एनकेप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। बच्चों के लिए भी 4 स्टार मिले। होंडा की पॉपुलर सेडान कार भारत के लिए सबसे सेफेस्ट कार बनी है। और इधर मारुति ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा भी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। 2 दिसंबर को आएगी है। ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ 500 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज मिलेगी। वही देखिए, दुनिया का पहला एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इंद्रजाल रेंजर भी लॉन्च हुआ। एआई की मदद से 10 किलोमीटर दूर से ड्रोन को डिटेक्ट करेगा और 4 किलोमीटर दूर तक इसकी मारक क्षमता है। और ये हमारी इंडियन आर्मी में शामिल होने जा रहा है, जिससे भारतीय सेना की ताकत भी बढ़ेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, केरल राज्य के इडुक्की में स्काई डाइनिंग सेटअप की क्रेन खराब हो गई, जिसमें कई लोग फंस गए। और वहीं दोस्तों, मणिपुर में म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स की पेट्रोलिंग पार्टी पर भी हमला हुआ। 4 जवान घायल हो गए। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट मामले में टीटीडी अधिकारी भी गिरफ्तार हुआ। उस पर घी खरीदने की जिम्मेदारी थी। उड़ीसा सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरेंडर पैकेज में बड़ा बदलाव किया। आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर भी देंगे नक्सलियों को। चलिए बैंक हॉलीडे पर खबर आ रही दोस्तों, अगले महीने दिसंबर में 18 दिन बैंक बंद रहेंगे। 3 राज्यों में तो लगातार 5 दिन शटडाउन रहेगा। आरबीआई द्वारा जारी बैंक हॉलीडे की छुट्टियों की लिस्ट का जो कैलेंडर जारी किया, उसका पूरा डेटा आप देख सकते हैं टेबल में। जानकारी किस किस राज्य में किस तारीख को छुट्टी रहेगी। और वहीं कुछ ऐसे काम है जैसे यूपीएस हो या पेंशन धारकों का जीवन प्रमाण पत्र जमा करना हो। 30 नवंबर इसकी अंतिम तारीख है, कल लास्ट डेट है। तो 1 दिसंबर होने से पहले आपको इन कामों को कंप्लीट कर लेना है। वैसे तो नए महीने दिसंबर से कई सारे नियमों में बदलाव होगा। एक तो जैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना चुनने की समय सीमा जो सरकार ने 1 दिसंबर तय कर रखी है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अभी भी एनपीएस से यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं तो 1 दिसंबर तक का टाइम है, ठीक है ना। और सभी पेंशन पाने वाले व्यक्तियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है। इसके अलावा आयकर से जुड़ी फाइलिंग के लिए भी 30 नवंबर अंतिम तारीख तय की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सरकार ने कोयला खनन के लिए सरकारी सूची में शामिल की 18 नई कंपनियां। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का दावा किया। वहीं टूरिज्म पर रिपोर्ट आ रही कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिला। 20% से ज्यादा तेजी की उम्मीद है। 50 नए पर्यटन स्थलों को भी खास दर्जा दिया गया, केंद्रीय मंत्री का यह कहना है। और वहीं देखिए दोस्तों, टेमासेक ने पीयूष गुप्ता को भारत में नियुक्त किया सलाहकार। डीबीएस के सीईओ के तौर पर ये काम कर चुके हैं। और आंध्र प्रदेश राज्य को सरकार से मिली बड़ी सौगात। 1328 करोड़ के निवेश के साथ 15 नए बैंक और बीमा कार्यालयों की भी रखी गई नींव। और एक रिपोर्ट आ रही कि 2025-26 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के विकास की रफ्तार में दिखेगा भारत का दम। मूडीज ने यह भविष्यवाणी की है कि 2025 में 7% और अगले साल 26 में भी लगभग 6.5% जीडीपी विस्तार के साथ भारत एशिया में सबसे नंबर 1 पर रहेगा। और एफटीए को लेकर वाणिज्य मंत्री का कहना है कि भारत की वैश्विक व्यापार कूटनीति तेज हुई। अभी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन समेत दुनिया भर के 50 से भी ज्यादा देशों के साथ एफटीए को लेकर वार्तालाप जारी है। वहीं खबर है मणिपुर में, देखिए घुसपैठियों का होगा अब बायोमेट्रिक पंजीकरण, सुनिश्चित होगी पहचान। पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया इसको लेकर। और एशिया पावर इंडेक्स की भी एक अच्छी रिपोर्ट देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर ने बढ़ाई भारत की सैन्य रैंकिंग। मेजर पावर बना हमारा देश भारत। जापान और रूस को भी पछाड़ दिया है। ये देख सकते हैं आप खुद, दुनिया के अलग अलग देशों की रैंकिंग भी। महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा हमारा देश भारत। अभी रूस और जापान मिडिल पावर कैटेगरी में है। भारत मेजर पावर में आ चुका है। जैसे चीन और अमेरिका सुपर पावर है तो उससे जस्ट नीचे है ना। ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स और अलग अलग कंट्रीज के डेटा भी आप देख सकते हैं खुद। और एक श्रद्धांजलि, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का निधन हो गया। मनमोहन सरकार में एक कोयला मंत्री थे। वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही कि ऑस्कर के बेस्ट एनिमेटेड फिल्म कैटेगरी में महावतार नरसिम्हा की एंट्री हुई। और खबर है दोस्तों, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी पर भी आरबीआई का डंडा चला। 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक पर केवाईसी और अन्य रेगुलेटरी उल्लंघनों के कारण। और देखिए, बिहार की 10 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया। बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिए 1000 करोड़ रुपए। दरअसल चुनाव बाद अब डीबीटी के जरिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ये 10 लाख महिलाओं को धनराशि भेजी गई उनके बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए के रूप में। और भी जल्द इसकी दूसरी किस्त भी भेजी जाएगी अन्य महिलाओं के खाते में भी, बिहार सरकार का यह कहना है। वही देखिए, यूपी से रिपोर्ट आ रही कि पीएम सूर्यघर योजना में बड़ी उपलब्धि मिली। अब तक लगभग 3 लाख घरों में सोलर रूफटॉप लग चुका है अकेले उत्तर प्रदेश राज्य में। और बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बदला 80 साल का इतिहास। लगभग 9,500 पुराने नियम खत्म कर दिए। अब सिर्फ 244 सुपर डायरेक्शन के जो रूल्स हो गए वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को चलाएंगे। रिजर्व बैंक ने अपने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े काफी नियमों में कटौती, बदलाव, चेंजेस किए हैं। और खबर देखिए, पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। 300 प्राइवेट डॉक्टरों को अपने पैनल में रखेगी अब भगवंत मान सरकार। और खबर है दोस्तों, अब नई दवा, मशीन और इलाज की तकनीक और भी बारीकी से परखी जाएगी। देश में बनेंगे रिसोर्स सेंटर भी। केंद्र सरकार हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए नया प्लान कर रही है। और खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की अनुमति दी। नतीजे घोषित करने पर भी रोक लगाई गई। वहीं खबर है, हज यात्रा में बड़ा बदलाव किया जाएगा। सरकार इसको लेकर विचार कर रही है। कम आय वर्ग वाले लोगों को फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि हज यात्रा के लिए अपनी जमा राशि को किस्त
किस्तों में जमा कर सकेंगे अब श्रद्धालु। तो ये व्यवस्था अगले 5 साल तक लागू रहेगी। हालांकि ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। और वहीं दिल्ली में आज 29 नवंबर से हॉट एयर बैलून सुविधा शुरू होने जा रही है। आसमान से देख सकेंगे आप राजधानी क्यों, ये इन लोकेशन पर आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं देखिए भारतीय सेना हुई AI रेडी, भविष्य की जंग का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। आर्मी की AI हैंडबुक लॉन्च की देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और अदानी ग्रुप ने भी एक बड़ा ऐलान किया, उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में मिले मौका तो फिर हम बनाएंगे न्यूक्लियर प्लांट। वहीं खबर है दिल्ली की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम में घर खरीदने का एक और मौका, बुकिंग की लास्ट डेट 8 दिसंबर तक बढ़ाई गई DDA के द्वारा। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर मार्केट में सलाह देने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब नहीं कर सकेंगे निवेशकों को गुमराह, जरूरी जानकारी देनी होगी। और कई निवेशकों को तो जो सेबी रजिस्टर्ड है उनको भी बैन कर दिया, कल ही मैंने आपको बताया था अपडेट, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों रेलवे की सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति है, अब रेलवे का पार्सल सीधे आपके दरवाजे पर पहुंचेगा। हैदराबाद से ये नया गेम चेंजर प्लान शुरू करना रेलवे है, डोर टू डोर पार्सल सर्विस को लेकर। और इसके लिए एक नया डिजिटल एप्लीकेशन भी विकसित किया जा रहा बाकायदा। वहीं देखिए बड़ी खबर, सिर्फ आधार कार्ड से बने जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जाएंगे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक्चुअली क्या कि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि केवल आधार कार्ड जो है वो अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड डॉक्यूमेंट केवल सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए है, डेट ऑफ बर्थ इससे प्रूव नहीं होती है, ठीक है। तो इसी मसले पर महाराष्ट्र सरकार भी साथ आई और यूपी महाराष्ट्र दोनों गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि इसीलिए जो केवल आधार कार्ड से बने जन्म प्रमाण पत्र है ना उनको रद्द किया जाएगा। ये जो सर्टिफिकेट है वो रद्द हो जाएंगे, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। चलिए खबर देखिए, दिल्ली यूपी की तरह अब इस पहाड़ी राज्य में भी महिलाएं कर सकेगी नाइट ड्यूटी। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। अब महिलाओं को नाइट शिफ्ट में भी काम करने की इजाजत होगी, लेकिन कुछ शर्तों पर। और टेक न्यूज से खबर देखिए, इंस्टा क्रिएटर्स अब रील्स को इन भाषाओं में भी कर सकेंगे ट्रांसलेट। एडिट ऐप में नए इंडियन फॉन्ट्स भी आए हैं मेटा के द्वारा इस मोबाइल ऐप में। वहीं बिहार में संपत्ति कर बकायेदारों के लिए भी विशेष छूट योजना शुरू की गई है। 100% ब्याज और जुर्माना वगैरह माफ किया जाएगा 31 मार्च 2026 तक। एक मुफ्त योजना शुरू की गई है। पंजाब में आचार संहिता लागू हुई, जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। चुनाव आयोग का कहना है कि EVM की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है। और पहली बार पंजाब चुनाव को पुलिस भी ऑब्जर्व करेगी ताकि चुनाव में किसी तरह का कोई गड़बड़ घोटाला ना हो। वोटिंग 14 दिसंबर को होगी अगले महीने, काउंटिंग 17 दिसंबर को होगी। बाकी और भी ये नॉमिनेशन वगैरह की डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों पंजाब की कैबिनेट बैठक में भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। 5 लाख रुपए तक के सामान की बिना टेंडर खरीद कर पाएंगे। सोसाइटी ट्रस्टों की वित्तीय जांच होगी। डॉक्टरों को इंसेंटिव भी मिलेगा। कुछ और फैसले लिए गए, माइनिंग गाड़ियों में GPS ट्रैकिंग लगाना अनिवार्य होगा। सहकारिता विभाग में एक अधिकारी के पास 2 काम नहीं होंगे। खरीद नियमों में संशोधन किया गया और बॉर्डर पर ड्यूटी वालों को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। वहीं पंजाब में अब मात्र 20 मिनट में जमीन मकान प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री हो पाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लॉन्च किया इजी रजिस्ट्री सिस्टम, बोले कि कोई भी रिश्वत मांगे तो मुझे बताना। और पंजाब में रोडवेज कर्मचारी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। विरोध के बीच टंकी पर चढ़े कर्मचारी हिरासत में लिए गए, कई प्रदर्शनकारियों को भी। पंजाब में रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अभी हड़ताल विरोध कर रहे हैं ना। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के अब गाँव में भी दौड़ेगी रोडवेज की बसें। 20% कम होगा किराया। यात्रा को आसान करने के लिए CM योगी का ये प्लान है। और वहीं देखिए हरियाणा में भी आवारा जानवरों से एक्सीडेंट होने पर अब आपको 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। हरियाणा में नई अंत्योदय सुरक्षा योजना भी शुरू कर दी है सरकार की तरफ से, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में भी बड़ा बदलाव होगा। मंत्री ने जानकारी दी, कहा कि लिंक होंगे सभी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी। वहीं यूपी में 11 नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे। 81 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए 112 गाँव से ली जाएगी 403 हेक्टेयर जमीन भी। रेलवे का भी यूपी में ये प्लान है। और देखिए 16,000 करोड़ के कर्ज में डूबी MCD, पेशेवर कर और लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। दिल्ली नगर निगम MCD को लेकर अपडेट आ रहा है। PM मोदी ने भी एक बड़ा ऐलान किया, कहा कि प्राइवेट कंपनियों के लिए भी जल्दी खुलेगा न्यूक्लियर सेक्टर। 2047 तक का टारगेट बताया। तभी तो अडानी का भी कहना कि ये खुल जाए तो हम भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। और खबर देखिए, कल रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम पर अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं SIR अभियान के दूसरे चरण में अब तक मतदाताओं में 50 करोड़ 68 लाख से भी ज्यादा गणना प्रपत्र वितरित किए गए। देश के जल शक्ति मंत्री का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ ग्रामीण घरों के अंदर नल के जरिए जल कनेक्शन पहुंच चुका है। वहीं DD फ्री डिश पर क्षेत्रीय चैनलों की नई प्रायोगिक योजना भी शुरू हुई। और RBI ने भी 9,000 से ज्यादा परिपत्र रद्द करके नियमों को सरल बनाया, मैंने आपको बताया था। भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर को डीकोड करने के लिए AI टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया। वहीं खबर है, केमिकारा ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली भारत की पहली रम बनी। वर्ल्ड जिऊ जित्सु चैंपियनशिप में भारत की जियोवाना डी स्क्वेरा ने जीता कांस्य पदक। और गोवा के मुख्यमंत्री ने फिल्म निर्माता के वैकुंठ के सम्मान में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। IGF ने भारतीय ब्रांड्स को ग्लोबल बनाने के लिए $250 मिलियन का फंड लॉन्च किया। और हरियाणा में जनगणना के लिए नायब सिंह सैनी सरकार ने रोडमैप भी जारी किया। डिजिटल तरीके से डेटा कलेक्शन की तैयारी की जा रही है। वहीं भारत ने लीबिया में नियुक्त किया अपना नया राजदूत।
तेल ऊर्जा सहयोग होगी सबसे बड़ी प्राथमिकता। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीनिंग स्ट्रेटेजी पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की है। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से, कुछ अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें। तो देखिए, राजस्थान में जल्द ही बच्चों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर नई गाइडलाइन बनाई जाएगी। 3 से ज्यादा सिम कार्ड पर रोक लगेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान राज्य साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर बनाए। वहीं राजस्थान में नरेश मीणा की जमानत कैंसिलेशन मामले पर भी अब 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ में एआईसीसी ने 41 जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की और देश के महान संत जगत गुरु राम भद्राचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिन्हें वाइफ की फुल फॉर्म बताने के लिए ट्रोल भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने फुल फॉर्म भी ये बताई, देख सकते हैं आप, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। ये वजह की इनके इस तर्क पर बयान पर विरोध किया जा रहा। और देखिए, कानपुर में एक ऑनलाइन मीटिंग में कृषि वैज्ञानिक की मौत हो गई, वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। राजस्थान अलवर में भी 2 युवा वैज्ञानिकों की मौत के पीछे हार्ट अटैक को लेकर संभावना जताई जा रही, डॉक्टर का शक गहराया। और देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची, खुली जीप से उन्होंने जम्बूरी परेड का निरीक्षण भी किया। 32,000 स्काउट गाइड की सलामी दी। लखनऊ में राष्ट्रपति बोली कि आगे बढ़ने नहीं बल्कि भीतर झांकने की जरूरत है। और सीएम योगी भी गोरखपुर पहुंच चुके हैं, आज गीता दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव 29 तारीख को आज राजस्थान जैसलमेर आएंगे और ये जैसलमेर से दिल्ली को जोड़ने वाली नई रेलवे परियोजना को हरी झंडी भी दिखाएंगे। और वहीं देखिए, उत्तराखंड में आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 13 करोड़ की गड़बड़ी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुली जांच के निर्देश दिए। और उत्तराखंड में सरकार की वहीं उत्तराखंड की गोट वैली योजना से पशुपालकों को फायदा होगा। सरकार 90% तक की वित्तीय सहायता भी दे रही है। और उत्तराखंड में पेपर लीक केस मामले पर भी खबर आ रही, सीबीआई ने असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा के दौरान सोल्व किया था प्रश्न पत्र। वैसे हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के मामलों पर सरकार ने सख्त कानून लागू कर दिए हैं। अब भर्ती परीक्षा में नकल करने या करवाने वालों को 10 साल तक की जेल होगी और 1 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ेगा। हिमाचल में स्टूडेंट के लिए एग्जाम्स और पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ये सख्त कानून जारी किया है। बहुत ही अच्छी पहल है, मैं तो कहता हूँ। चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, महाराष्ट्र में पुलिस में 15,631 पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नजदीक आ चुकी है। 30 नवंबर कल ही लास्ट डेट है, ठीक है, तो आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। और इसके अलावा बिहार में प्राथमिक स्कूलों में बहाल बीएड टीचर करेंगे सर्टिफिकेट कोर्स। एनआईओएस पोर्टल पर 25 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन शुरू रहेंगे। केट 2025 एग्जाम भी 30 नवंबर को होगा। और आरआरबी एनटीपीसी में 3058 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है, अब 4 दिसंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी 2755 पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास को मौका है, लास्ट डेट रहेगी 18 दिसंबर। और उत्तराखंड में भी प्राइमरी टीचर के जो 1649 पदों पर भर्ती निकली, इसकी लास्ट डेट कल 30 नवंबर ही है, ठीक है ना, इसलिए आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। और एसएससी डीपी कांस्टेबल का एग्जाम होगा, 16 दिसंबर से परीक्षाएं होगी। 90 मिनट में करने होंगे 100 प्रश्न पत्र। झारखंड बोर्ड के 10वीं 12वीं का एग्जाम शेड्यूल भी जारी हो चुका है, तो ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि एयरबस A320 फैमिली प्लेन में सोलर रेडिएशन का खतरा है, तो फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट होने की संभावना है। अब सॉफ्टवेयर बदलने तक नहीं उड़ेंगे इस तरह के 250 प्लेन। और छत्तीसगढ़ में 25 लाख के इनामी नक्सली चेतू ने भी सरेंडर कर दिया। हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा संजौली मस्जिद विवाद भी, वक्फ बोर्ड ने रीट याचिका दायर की है। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, मीन राशि वालों को नौकरी में अच्छी खबर मिलेगी और कन्या राशि वालों को भी परेशानियों से राहत मिल सकती है। बाकी और भी अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।